क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और जो सीईटी की क्लासें चल रही थी अपनी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की, उसकी जो है मैं 7वीं क्लास लेके हिंदी सब्जेक्ट के अंदर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज है 31 तारीख। आज कितनी तारीख है? तो 31 तारीख है आज। और आज जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल है उसकी लास्ट डेट है। तो सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि जिस भी विद्यार्थी ने सीईटी का फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो नज़दीकी मित्र पर जाके या स्वयं साइट पर जाके अपना फॉर्म फिलअप कर ले, क्योंकि इसके बाद डेट बढ़ने की संभावना नहीं है। क्योंकि एक बार डेट बढ़ चुकी है तो डेट बढ़ने की तो संभावना नहीं है। इस कारण से जिस भी विद्यार्थी ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो फॉर्म फिलअप कर ले। और अब पढ़ने का काम करते हैं अपने हिंदी सब्जेक्ट के अंदर। तो अपने हिंदी सब्जेक्ट के अंदर अपनी संधि चल रही थी, और संधि का भी कौन सा प्रकार चल रहा था? तो स्वर संधि चल रही थी संधि के अंदर। तो स्वर संधि के अंदर आज अपनी 7वीं क्लास है। स्वर संधि के अंदर संधि की अपनी कितनी नंबर क्लास है? आज संधि की अपनी 7 नंबर क्लास है। और 7 नंबर क्लास के अंदर क्या है? तो 7 नंबर क्लास के अंदर मैं आपके सामने यण संधि टॉपिक लेके स्वर संधि के अंदर उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले तो देखना चाहिए कि यण संधि कहते किसे हैं। तो यण संधि किसे कहते हैं? यदि ह्रस्व ई और दीर्घ ई या ह्रस्व उ और दीर्घ उ या फिर री का योग, री के साथ किसी असमान स्वर का योग होता है तो क्रमशः ये व और रे ये तीनों हलंत है, स्वर रहित है, स्वर रहित व और स्वर रहित रे में बदल जाते हैं। तथा ये ध्यान कर लेना यहाँ से, तथा असमान स्वर के स्थान पर मात्रा लगा दी जाती है। जो असमान स्वर इनके साथ योग होता है ना, उसके स्थान पर मात्रा लगा दी जाती है। तो इस प्रकार की जब कंडीशन बनती है, स्वर संधि के अंदर यण संधि है। यण संधि के अंदर कितने नियम है इसके? यण संधि के तो यण संधि के 3 ही नियम है। उसमें से पहले क्या होगा? ह्रस्व ई या दीर्घ ई, इनमें से एक प्राप्त होगी। उसके बाद योग किसके साथ होगा? तो असमान स्वर के साथ इनका योग हो जाएगा। किसके साथ योग होगा? तो असमान स्वर है उसके साथ इनका योग हो जाएगा, असमान स्वर। और असमान स्वर के साथ योग होने के बाद ये किस में बदलेंगे? तो ये स्वर रहित ये में बदल जाएंगे, ये में बदलेंगे, या फिर हलंत ये में बदल जाएंगे। इसको अपने हलंत ये भी बोल सकते हैं क्योंकि अधूरा है ये। तो अधूरा ये भी बोल सकते हैं या हलंत ये भी बोल सकते हैं, हलंत ये। तो ये इसके अंदर पलट जाएगा। इसके बाद दूसरे नियम के अंदर क्या है? तो दूसरे नियम के अंदर है या तो ह्रस्व उ मिलेगा या फिर दीर्घ उ मिलेगा। और योग होगा तो योग के बाद क्या होगा? तो योग के बाद यह असमान स्वर के साथ ही इसका योग होगा, असमान स्वर, असमान स्वर। जब असमान स्वर के साथ इनका योग करवाएंगे तो इसमें क्या होगा? तो इसमें भी ये हलंत व के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर कन्वर्ट होगा? तो हलंत व के अंदर ये बदल जाएगा। इसके बाद तीसरी क्या कंडीशन थी? तो तीसरी कंडीशन थी कि री के साथ अगर असमान स्वर का योग करवाते हैं तो यहाँ पे अपने को रे प्राप्त होगा, वो भी हलंत। परंतु रे के स्थान पर लिखा क्या जाता है? तो रे के स्थान पर त्रय लिख दिया जाता है, त्रय लिखा ये जाता है। और बनता क्या है? बनता हलंत रे बनता है, हलंत रे प्राप्त होता है। अपने को क्या प्राप्त होता है? तो हलंत रे प्राप्त होता है। ये थी अपने यण संधि की सामान्य जानकारी। यण संधि किस प्रकार से बनती है तो इसको एक बार दोबारा देखना चाहें तो दोबारा देखेंगे तो इसके अंदर क्या है कि परिभाषा के अंदर है यदि ह्रस्व ई दीर्घ ई या फिर ह्रस्व उ दीर्घ उ या फिर रे के साथ अगर किसी असमान स्वर का योग होता है तो योग होने के बाद ये हलंत ये, हलंत व और हलंत रे में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट होते हैं? या तो हलंत ये के अंदर कन्वर्ट होगा या हलंत व के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा या हलंत रे के अंदर बदल जाएगा। और रे के स्थान पर क्या लिखते हैं? तो रे के स्थान पर त्रय लिखा जाता है।
और उसके बाद तथा असमान स्वर जहां पे होता है उसके स्थान पर मात्रा लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है? तो असमान स्वर के स्थान पर मात्रा लगा दी जाती है। उसके बाद इसके नियम कितने हैं? तो इसके नियम 3 है यन संधि के। इसके अंदर 3 ही कंडीशन बनेंगे, या तो ई के साथ असमान स्वर होगा तो हलंत या लिखा जाएगा, या फिर ऊ के साथ, ऊ चाहे कोई हो, हर्षव हो या दीर्घ हो, हर्षवी हो या दीर्घी हो, बनेगा क्या? यह बनेगा। अगर हर्षव ऊ और दीर्घ ऊ है तो उनके स्थान साथ असमान स्वर का जब योग होगा तो वह का निर्माण कर देगा। किसका निर्माण कर देगा? वह का निर्माण कर देगा, वो भी हलंत वह का। री के साथ अगर असमान स्वर का योग हो रहा है तो हलंत रह प्राप्त होगा और लिखा क्या जाएगा? तो लिखा त्रय जाएगा। इसके बाद इसका संधि विच्छेद करने के कुछ नियम है। संधि विच्छेद करने के नियम, संधि विच्छेद के नियम। संधि विच्छेद के नियम, तो जो अधूरा वर्ण होता है ना, अर्धवर्ण होता है, उस अर्धवर्ण को पूर्ण लिख दिया जाता है। एक तो ये है इसके अंदर कि अर्धवर्ण को पूर्ण लिख दिया जाता है, अर्धवर्ण को पूरा लिख दिया जाता है। अर्धवर्ण को क्या कर दिया जाता है? तो अर्धवर्ण को पूरा लिखा जाता है, लिखा जाता है। जो अर्धवर्ण दिया गया होता है ना उसको पूर्ण लिख दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जो अर्धवर्ण दिया होता है उसको पूरा लिख दिया जाता है। हमें इसका अर्धवर्ण को पूरा लिख दिया जाता है। और इसकी पहचान देखें तो पहचान क्या होगी? पहचान ये वह और रे से पहले अर्धवर्ण मिलेगा, से पहले अर्धवर्ण मिलेगा। वर्ण मिलेगा। तो एक तो संधि विच्छेद करने का नियम है इसके अंदर कि अर्धवर्ण को पूरा लिखा जाता है। अर्धवर्ण को पूरा कैसा लिखा जाता है? जैसे इसका उदाहरण ले लेंगे, प्रत्याशा। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस आशा, इस प्रकार से लिखा जाता है। और दूसरी बात पहचान, ये वह या रह से पहले, तो ये यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे ये क्या है? तो ये रह मिल रहा है अपने को। इस रह से पहले क्या है? तय अर्धवर्ण है। क्या है? तय अर्धवर्ण है। तो ये पहचान हो जाती है इसकी कि यह वह या रह से पहले अपने को जो वर्ण प्राप्त होगा वो अर्धवर्ण मिलेगा। जब यह वह या रह से पहले अपने को अर्धवर्ण मिल रहा है तो संधि कौन सी है? तो संधि यण संधि है। कौन सी संधि है? अब देखेंगे इसके उदाहरण। तो इसके उदाहरण देखना चाहे तो पहले देखेंगे ई प्लस ई के उदाहरण कि ई हर्षव ई या दीर्घ ई कोई सी भी हो चाहे उसके साथ अगर है समान स्वर, है समान स्वर, स्वर। इसके उदाहरण देखेंगे पहले। तो इसका उदाहरण हो जाएगा न्याय। पहले तो अपने वो देखेंगे कि पहचान बताई गई थी अपने को कि यह वह या रे से पहले जो अर्धवर्ण मिलेगा। तो ये रहा ये से पहले क्या है? तो अर्धवर्ण है।
और इसका संधि विच्छेद कहाँ से होगा, तो यहीं से हो जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, तो ई प्राप्त होगा अपने को, नी धन आय, आय, नी धन आय। अब इसको आगे करें तो न को हलंत कर देंगे। जब न को हलंत कर देंगे तो इधर अपने को ई प्राप्त हो जाएगी। जब ई प्राप्त होगी इधर से आ ले लेंगे, ये को वैसे का वैसा रख देंगे। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर ई दोनों हर्षव या दीर्घ ई में से कोई सी भी ई प्राप्त हो जाती है, अपने को हर्षव ई प्राप्त हो गई, इधर क्या प्राप्त हो गया, तो इधर आ प्राप्त हो गया। तो आ ई के साथ समान स्वर तो नहीं है। जब समान स्वर नहीं है आ, तो क्या होगा, तो इसका इसके साथ योग होगा। योग होने पे किसका निर्माण कर रहा था, ये ई प्लस ई असमान स्वर के साथ ये का निर्माण कर रहा था। किसका निर्माण कर रहा था, हलंत ये का निर्माण कर रहा था। तो यहाँ पे हलंत ये का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, हलंत ये का निर्माण हो जाएगा। फिर एक कंडीशन और लगानी थी अपने को कि जो असमान स्वर होता है उसके स्थान पर मात्रा लगा दी जाती है। तो मात्रा किसकी लगा दी जाती है, जो असमान स्वर होता है उसकी मात्रा लगा दी जाती है। तो इसके अंदर मात्रा कौन सी लगेगी, तो मात्रा इसके अंदर आ की मात्रा लग जाएगी। क्या हो जाएगी, आ की मात्रा लग जाएगी। तो अब जब इसको लिखेंगे तो नए हलंत लिखा जाएगा, यह आएगा, इसके बाद इसकी मात्रा आ जाएगी और यह पहले से अपने पास प्राप्त है। तो यह शब्द क्या बन जाएगा, तो यह न्याय शब्द बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछेगा एग्जामिनर, तो जब एग्जाम के अंदर इसको पूछा जाएगा तो या तो देगा कि न्याय का संधि विच्छेद होगा, या तो ये तरीका देगा कि न्याय का संधि विच्छेद होगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, नी धन आय होगा। क्या होगा, नी धन आय हो जाएगा। या फिर नी धन आय के योग से शब्द का निर्माण होगा। दूसरा तरीका ये पूछेगा, तो या तो पहले संधि विच्छेद दे देगा, शब्द पूछ लेगा कि इनके योग से किस शब्द का निर्माण होगा। तो नी धन आय के योग से न्याय शब्द का निर्माण होगा। किसका निर्माण हो जाएगा, इस न्याय शब्द का निर्माण हो जाएगा। दूसरा तरीका ये पूछ सकता है। तीसरा पूछ सकता है वो अपने से कि न्याय शब्द के अंदर कौन सी संधि है। तो वो पहचान याद रखनी पड़ेगी कि यह वह या रे से पहले अगर अर्धवर्ण आता है तो संधि कौन सी होती है, तो संधि यण संधि होती है। तो यहाँ पे अपना आंसर तीसरे तरीके से अगर क्वेश्चन पूछता है, संधि पूछता है, तो उसके अंदर अपना आंसर क्या हो जाएगा, तो यण संधि अपना आंसर हो जाएगा। यण संधि, यण संधि देगा या यण सवर संधि देगा, या तो यण संधि नाम दे देगा या फिर पूरा नाम देगा यण सवर संधि। तो जो जिस हिसाब से एग्जामिनर का क्वेश्चन पुटअप किया होगा उसी हिसाब से अपना आंसर हो जाएगा। और न्याय शब्द है, इसको तीन तरीके से पूछ सकता है वो, या तो न्याय शब्द दे के उसका संधि विच्छेद पूछ लेगा कि न्याय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो या तो ये पूछेगा। अगर संधि विच्छेद पूछता है तो नी धन आय हो जाएगा। अगर संधि विच्छेद नहीं पूछता है, नी धन आय के योग से शब्द का निर्माण होगा, तो न्याय शब्द का निर्माण हो जाएगा। न्याय देगा वो अपना सही हो जाएगा। वरना वो क्या पूछ सकता है, तो तीसरे तरीके में वो यही पूछ सकता है कि न्याय शब्द के अंदर कौन सी संधि है। तो वो पहचान देख के अपने बता देंगे कि न्याय शब्द के अंदर यह संधि है। फिर एक उदाहरण आ जाता है अध्यात्म। अध्यात्म, इसका संधि विच्छेद किस प्रकार कहां से होगा, तो इसको तो पूरा लिख देंगे। अधि धन आत्म, अधिधन आत्म से बना है अध्यात्म, अधिधन आत्म। अब इसमें से अगर इसको आगे करेंगे तो ए को इस तरफ रख लेंगे अपने, और ध में से ई को निकालेंगे। जब ध में से ई को निकालेंगे तो ध हलंत हो जाएगा, ये अपने पास प्राप्त हो जाएगी। इधर से आ को ले लेंगे और तम शब्द जो दिया गया वैसे का वैसा लिख देंगे। तब इसके बाद कंडीशन कौन सी बन रही है, तो कंडीशन तो यही बन रही है, ई के साथ असमान स्वर आ रहा है। ई के साथ क्या आ रहा है, तो ई के साथ असमान स्वर आ रहा है। असमान स्वर आ रहा है तो किसका निर्माण करेगा, तो हलंत यह का निर्माण करेगा। जब हलंत यह का निर्माण हो रहा है तो एक कंडीशन और दी गई थी, इसके साथ साथ एक सिचुएशन और बताई गई थी, एक बात और बताई गई थी अपने को कि ये ए की मात्रा है या आ की मात्रा जो भी दी गई होगी
वो इसके अंदर आएगी, तो यहाँ पे या बन जाएगा, ये हलंत हट जाएगा, या का निर्माण हो जाएगा। तो इधर दहलंत है, इसको जब लिखेंगे तो इसको इस प्रकार लिख देंगे, अध्यात्म शब्द का निर्माण हो जाएगा। अब इसको एग्जामिनर कितने तरीकों से पूछेगा, किस किस हिसाब से पूछ सकता है, तो इसको एग्जामिनर है वो या तो पूछेगा कि अध्यात्म शब्द का संधि विच्छेद होगा। फर्स्ट तो यही पूछ सकता है कि अध्यात्म शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो अध्यात्म शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा अधि प्लस आत्म। क्या हो जाएगा? अधि प्लस आत्म, जो संधि विच्छेद के अंदर दिया गया होगा वो होगा अध्यात्म। या पूछेगा कि अध्यात्म शब्द के अंदर कौन सी संधि है, तो यह से पहले अर्धवर्ण आ रहा है, जब यह से पहले अर्धवर्ण आ रहा है तो संधि कौन सी है? यन संधि है। यह पूछ लेगा अधि प्लस आत्म के योग से सही शब्द का निर्माण होगा या सुम्मिलित शब्द होगा, तो सही शब्द कौन सा होगा? तो सही शब्द होगा वो अध्यात्म हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अध्यात्म हो जाएगा। फिर इसके बाद शब्द आता है अभ्यास। अभ्यास इसके अंदर न्याय के अंदर निधन आय से बना था। अधि किसी स्त्री का नाम नहीं होता, तो अधि के अंदर मात्रा छोटी आएगी। अभी नाम की लड़की होती है क्या? नहीं होती। या अभिनाम की कोई स्त्री होती है? नहीं होती है। अभी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो अभी में भी अपने को ई है वो हर्षव प्राप्त होगी, न कि दीर्घ। अभी प्लस है आस। अभ्यास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अभी प्लस आस है वो अभ्यास का संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभ्यास का संधि विच्छेद है वो अभी प्लस आस होगा। ई कौन सी होगी? तो ई हर्षव होगी, न कि दीर्घ होगी। तो इसके अंदर से ई निकाल लेंगे, ए को इस तरफ लिख देंगे, फिर इसके अंदर से निकालेंगे। जब ई को निकालेंगे तो वह क्या होगा? तो वह हलंत हो जाएगा। फिर ई इधर प्राप्त हो जाएगी, ई इधर प्राप्त हो जाएगी, तो इधर आ प्राप्त हो रहा है। फिर उसके बाद सह लिख देंगे। या तो सभी को इस प्रकार तोड़ लो, या फिर क्या कर सकते हैं, तो इस बै को इसके साथ लिख सकते हैं। ये गुंडी वाला शब्द है, इसके ऊपर से शिरो रेखा तो जाएगी नहीं, तो ये इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। ई के साथ अपने को असमान स्वर प्राप्त हो रहा है। ई के साथ असमान स्वर प्राप्त हो रहा है। निर्माण किसका होगा? यह का होगा। यह भी कैसा होगा? हलंत होगा। और जब इधर से इनका दोनों का योग होगा, ई प्लस असमान स्वर का योग होगा, तो क्या कंडीशन बनेगी? तो इसके अंदर यह तो पूर्ण हो जाएगा, परंतु इसके स्थान पर मात्रा भी देगा। ये आ है वो अपनी मात्रा ये को दे देगा, तो ये या का निर्माण हो जाएगा। और शब्द क्या बन जाएगा? तो शब्द बनेगा वो बनेगा अभ्यास। क्या बन जाएगा? अभ्यास। अभ्यास शब्द का निर्माण हो जाएगा। अब इसको अगर एग्जामिनर पूछेगा एग्जाम के अंदर, तो पूछेगा अभ्यास शब्द के अंदर कौन सी संधि है। फर्स्ट क्वेश्चन यही हो सकता है उसका। अभ्यास शब्द के अंदर संधि है तो कौन सी संधि है? यन संधि है, क्योंकि यह से पहले अर्धवर्ण आ रहा है, भय अर्धवर्ण है, तो इसके अंदर संधि कौन सी है? तो संधि है यन संधि। अगर दूसरा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा वो किसी तरीके से, तो वो पूछेगा कि अभ्यास का संधि विच्छेद होगा, तो अभ्यास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अभी प्लस आस है वो अभ्यास का संधि विच्छेद हो जाएगा। ई कौन सी होगी? तो छोटी ई होगी। अपनी भाषा में कहना चाहें तो ई छोटी होगी, ना कि बड़ी ई होगी। जिस प्रकार से बच्चे बोलते हैं ना, ए आ, छोटी ई, बड़ी ई, तो छोटी ई प्राप्त होगी अपने को। क्या प्राप्त होगी? छोटी ई प्राप्त होगी, ना कि बड़ी ई प्राप्त होगी। हर्षव होगी, ना कि दीर्घ होगी। या तो छोटी बोल दो अपनी भाषा में, या फिर इसको हर्षव बोल दो। बात तो एक ही है। तो हर्षव ही प्राप्त होगी, दीर्घ होगी वो बड़ी हो जाएगी। अब इसको पूछे अगर संधि विच्छेद देके शब्द पूछेगा, तो पूछेगा अभी प्लस आस के योग से किस शब्द का निर्माण होगा। तो अभी प्लस आस के योग से जिस शब्द का निर्माण होगा वो शब्द कौन सा होगा? तो अभ्यास शब्द होगा। क्या निर्माण होगा? इसके बाद अगर आगे देखें तो आगे एक शब्द आता है
प्रत्याशा, कौन सा शब्द आता है? प्रत्याशा। प्रत्याशा शब्द का निर्माण किस प्रकार से हो जाएगा? तो प्रति धन आशा के योग से किस शब्द का निर्माण होगा? तो प्रत्याशा शब्द का निर्माण हो जाएगा। प्रति धन आशा के योग से प्रत्याशा। अगर संधि विच्छेद पहले दे देता है, प्रति धन आशा, संधि विच्छेद पहले दे दिया, अब संधि विच्छेद दे दिया, इसके बाद या तो इसके अंदर संधि पूछ ले तो भी क्या करना पड़ेगा? जो ये शब्द दिया गया है इससे शब्द निर्माण करना पड़ेगा। और जब इससे शब्द निर्माण करेंगे तो पैत यहाँ हो जाएगा, तय हलंत हो जाएगा, ई निकल जाएगा इधर से। जब ई निकल जाएगा अपने पास, फिर इधर से आ प्राप्त हो रहा है, फिर इधर से सा को सा वैसा का वैसा लिख देंगे। अब ई और आ के योग से किसका निर्माण हो रहा है? तो हलंत यह का निर्माण हो रहा है। तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा? ये यहाँ आएगा, ये अपना मात्रा देगा, इसको इनका योग होगा तो ये प्रत्याशा शब्द का निर्माण हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा? प्रत्याशा बनेगा। तो अगर पूछ ले कि प्रति धन आशा के योग से किस शब्द का निर्माण होगा, तो शब्द का निर्माण होगा प्रत्याशा का। किस शब्द का निर्माण होगा? प्रत्याशा शब्द का निर्माण हो जाएगा। अगर पूछ लेता है कि प्रत्याशा शब्द के अंदर कौन सी संधि है, तो ये से पहले अर्धवर्ण आ रहा है, ये यहाँ पे ये है, और ये से पहले ये तय अर्धवर्ण आ रहा है, तो संधि कौन सी है? यण संधि है। फिर पूछ लेगा कि प्रत्याशा शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो प्रतिधन आशा होगा। क्या होगा? प्रत्याशा शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो प्रतिधन आशा हो जाएगा। इत्यादि। किस शब्द का निर्माण हो रहा है? इत्यादि शब्द। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इति धन आदि, क्योंकि इति है वो लड़की का नाम नहीं होता, नहीं स्त्रीलिंग शब्द होता, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो यहाँ से इधर से करेंगे तो ई के बाद तय को हलंत कर देंगे। तय को जब हलंत कर देंगे तो यहाँ पे क्या आगे प्राप्त हो जाएगी? जब तय को हलंत करेंगे तो इधर ई प्राप्त होगी अपने को, फिर इधर आ प्राप्त हो रहा है अपने को, तो इधर से आर मिल जाएगा। दी को वैसा का वैसा लिख देंगे। ई के साथ जब असमान स्वर का योग होता है तो किसका निर्माण करेगा? तो हलंत यह का निर्माण करेगा। जब ई के साथ असमान स्वर का योग होता है तो हलंत यह का निर्माण करता है। तो हलंत यह, इनका योग होने के बाद ये अपनी मात्रा देगा, इसको आ अपनी मात्रा देगा इसको। जब आ अपनी मात्रा देगा तो इत्यादि या बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये या बन जाएगा। और जब इसको पूरे को जोड़ेंगे या लिखेंगे तो इत्यादि शब्द का निर्माण हो जाएगा। वह का निर्माण होगा। हर्षव ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, कोई सा भी हो, परंतु निर्माण किसका होगा? या तो हर्षव होगा या फिर दीर्घ ऊ प्राप्त होगा। इसके साथ आगे कंडीशन क्या बनेंगे? तो असमान स्वर आएगा। क्या आएगा? असमान स्वर आएगा। जो असमान स्वर के साथ इनका योग होगा तो निर्माण किसका करेंगे? तो हलंत वह का निर्माण करेंगे। हलंत वह का तो निर्माण करेंगे, परंतु एक कंडीशन और लगेगी इसके साथ, वही कंडीशन कि जो आगे स्वर दिया गया होगा वो अपनी मात्रा देगा इसको। ठीक, धात्विक। एक उदाहरण तो हो जाएगा धात्विक। तो धात्विक जो उदाहरण हो जाएगा इसका संधि विच्छेद करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे इसके अंदर संधि अपने यण संधि है या नहीं है। तो वह से पहले अर्धवर्ण है, यह से पहले अगर अर्धवर्ण है, या रे से पहले अगर अर्धवर्ण है तो कौन सी संधि होती है? तो यण संधि होती है। अगर यह वह या रे से पहले अगर अर्धवर्ण आता है तो संधि कौन सी होती है? तो संधि यण स्वर संधि होती है उसके अंदर। और यहाँ पे वह से पहले अर्धवर्ण है तो यहाँ पे संधि कौन सी है? तो यण संधि है। अगर पूछता है कि धात्विक शब्द के अंदर कौन सी संधि है, तो यण स्वर संधि है। अब इसको आगे तोड़ेंगे तो वही नियम, अर्धवर्ण होता है उसको पूरा लिखेंगे, अर्धवर्ण को पूरा लिख देंगे। धातु प्लस इक,
धातु प्लस है इक। अब इसको आगे करें, तय को हलंत कर देंगे। जब तय को हलंत करेंगे तो इधर अपने को u प्राप्त हो जाएगा, इधर e प्राप्त हो रहा है अपने को, कै को वैसा का वैसा लिख देंगे। तो इन दोनों के योग से u प्लस s मान स्वर, u के साथ सामने u तो नहीं आ रहा, u अगर आता तो हर्ष u का निर्माण करता, सॉरी दीर्घ u का निर्माण करता और संधि कौन सी होती तो दीर्घ स्वर संधि होती। अब s मान स्वर का योग हो रहा है इसके साथ, तो u के साथ e का योग हो रहा है। जब u के साथ e का योग हो रहा है तो निर्माण किसका कर देगा, तो निर्माण वय का करेगा। किसका करेगा, वय का निर्माण करेगा। क्या होगा, वय मिल जाएगा अपने को। जब वय मिल जाएगा तो ये अपनी मात्रा दे देगा इसको। क्या करेगा, इन दोनों का योग होगा तो e अपनी मात्रा दे देगी इसको। e क्या करेगी, इधर वाला जो द्वितीय पद होता है या द्वितीय पद के अंदर प्रथम वर्ण होता है वो अपनी मात्रा देता है इसको, तो ये अपनी मात्रा दे देगा। ये v का निर्माण हो जाएगा, यहाँ पे हलंत हट जाएगा क्योंकि ये पूर्ण वर्ण बन जाएगा। जब पूर्ण वर्ण बन जाएगा, जब इसको लिखेंगे तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा धात्विक। अब अगर पूछता है कि धात्विक शब्द के अंदर कौन सी संधि है, तो ध्यान रख लेना, तय हलंत है या तय अधूरा है, इसके अंदर अर्धवर्ण है और किससे पहले है तो वय से पहले अर्धवर्ण है, तो संधि कौन सी है, यण संधि है। अगर वय से पहले अर्धवर्ण है तो संधि कौन सी आ जाएगी, तो संधि आ जाएगी, वो आ जाएगी यण संधि। कौन सी संधि है इसके अंदर, तो संधि है वो यण संधि है इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर u प्लस e का योग हो रहा है, u के साथ s मान स्वर का योग हो रहा है, तो ये देखने पे भी पता चल जाएगा कि यण संधि है। ये पहचान देखने पर भी पता चल जाएगा कि यण संधि है। और इसका संधि विच्छेद पूछता है तो संधि विच्छेद हो जाएगा धातु प्लस इक धात्विक। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, धातु प्लस इक धात्विक, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। धातु प्लस है इक है वो धात्विक, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद आता है कि अगर वो पूछ ले कि धातु प्लस इक के योग से शब्द निर्माण होगा तो किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो शब्द निर्माण होगा वो होगा धात्विक। किसका निर्माण होगा, धात्विक शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद दूसरा उदाहरण देखें तो एक नाम आता है सात्विक उदाहरण। सात्विक नाम से अगर उदाहरण देखें, सात्विक का क्या होगा, तो इसका जो होगा वो इस प्रकार होगा, सात प्लस उ प्लस इक। इसका संधि विच्छेद इस प्रकार से हो जाएगा, 7 प्लस उ प्लस इक, 7 प्लस उ प्लस है इक। उसके बाद आगे उदाहरण देखें तो साध्विक, आगे वाला उदाहरण साध्विक, साधु प्लस इक साध्विक। आगे के उदाहरण में साध्विक, साध्विक का क्या हो जाएगा, साधु प्लस इक, साधु प्लस इक। यहां पे ई प्राप्त हो रहा है, यहां पे उ प्राप्त हो रहा है, और निर्माण किसका करेंगे, तो निर्माण वय का करेंगे, और ये ई अपनी मात्रा दे रही है, तो किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, साध्विक शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसके अंदर अगर साध्विक शब्द के अंदर संधि पूछता है तो वैसे पहले अर्धवर्ण है, संधि कौन सी है, यण स्वर संधि है। साध्विक शब्द का संधि विच्छेद पूछता है तो साधु प्लस इक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साधु प्लस इक हो जाएगा। साध्विक अगर संधि विच्छेद दे के शब्द पूछता है कि साधु प्लस इक के योग से किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो साध्विक शब्द का तनवंगी। तो इस तनवंगी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पहला तो यही देख लें कि इसके अंदर संधि कौन सी है, तो यण संधि है, वैसे पहले अर्धवर्ण आ रहा है, तो संधि कौन सी है, तो संधि है वो तो यण संधि है इसके अंदर। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे, तनु, तनु लड़की का नाम होता है, तनु स्त्रीलिंग शब्द होता है,
परंतु यहाँ पे क्या होगा, तो स्त्रीलिंग शब्द होने के साथ साथ तनु शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। क्या है? तनु शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। तनु शब्द क्या है? पुल्लिंग है। तनु शब्द क्या है? पुल्लिंग है। इस कारण से इसके अंदर भी मात्रा हर्षव आएगी, ना कि दीर्घ आएगी। और इधर क्या हो जाएगा? अंगी, तनवंगी। यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है? इसको आगे करें तो यहाँ पे अपने को ऊ प्राप्त हो रहा है, इसके बाद इधर ए प्राप्त हो रहा है, उसके बाद घी को वैसा का वैसा लिख देंगे। ये किसका निर्माण कर देगा? तो ये वह का निर्माण करेगा, हलंत का। ए अपनी मात्रा देगा, परंतु कोई चेंज होगा? ए अपनी मात्रा तो देगा, परंतु ए की मात्रा क्या होती है? तो ए की मात्रा इस प्रकार से होती है, और तो कोई मात्रा है ही नहीं इसके अंदर। ए की मात्रा इसी प्रकार से होती है। तो जब ए की मात्रा इसी प्रकार से होती है तो ए अपनी मात्रा देगा, परंतु ए की मात्रा इसी के अंदर है पहले से। जब ए की मात्रा इसके अंदर पहले से है तो शब्द का निर्माण किस प्रकार होगा? तो नया हलंत है, परंतु वह के अंदर ए का योग हो गया, तो ये तनु से तन बन जाएगा। वो इधर निकला था और घी का घी आ जाएगा, तो शब्द का किसका निर्माण हो जाएगा? तनवंगी। और तनवंगी शब्द का अगर अर्थ पूछ लेता है कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है पतले शरीर वाले। पतले शरीर के लिए जो जिस शब्द का यूज होता है वो शब्द क्या है? तो पतले शरीर के लिए जिस शब्द का यूज होता है वो क्या है? तो वो तनवंगी है। पतले शरीर के लिए जिस शब्द का यूज होता है वो तनवंगी है। अब पूछ लेगा कि तनवंगी का सही संधि विच्छेद होगा, तो तनु प्लस अंगी होगा, परंतु ऊ की मात्रा है वो हर्षव होगी, न कि दीर्घ होगा। ऊ कौन सा होगा? हर्षव होगा, न कि दीर्घ होगा। उसके बाद पूछेगा कि तनवंगी का अर्थ क्या होता है, तो पतला शरीर या पतले शरीर से इसका तात्पर्य है। उसके बाद अगर पूछे कि तनु प्लस अंगी के योग से किस शब्द का निर्माण होगा, तो तनवंगी शब्द का निर्माण होगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो वो पूछ सकता है कि तनवंगी शब्द के अंदर कौन सी संधि है, तो वह से पहले अर्धवर्ण आ रहा है, तो यण स्वर संधि है। इसके अंदर संधि कौन सी है? तो संधि है वो यण स्वर संधि है इसके अंदर। फिर उसके बाद शब्द आता है, अगर देखें तो वध्वा गमन। वध्वा गमन, तो वध्वा गमन का संधि विच्छेद वधु प्लस आगमन होगा, परंतु वो कौन सा आएगा? हर्षव आएगा या दीर्घ आएगा? वधु किसके लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है? तो अपने को पता है वधु है वो शब्द स्त्री के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। क्या आ जाएगा? वध्वा गमन। वध्वा गमन। पहले बात तो यही पहचान देखें, तो पहचान देखेंगे तो पहचान अपनी सही है कि वह से पहले अर्धवर्ण आ रहा है। तो जब वह से पहले अर्धवर्ण आ रहा है तो संधि कौन सी है? यण स्वर संधि है। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद हो जाएगा वधु प्लस आगमन। ऊ हर्षव क्यों आया और दीर्घ क्यों आया इसके अंदर? तो ऊ दीर्घ इसलिए आया है क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है। ये क्या है? तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। वधु शब्द क्या है? तो ये स्त्रीलिंग शब्द होने के कारण ऊ है वो दीर्घ आया है। ऊ दीर्घ आया है, दीर्घ आया है। ये ध्यान कर लेना या ये नोट लगा के लिख लेना कि वध्वा गमन के अंदर जो ऊ है वो दीर्घ क्यों आया है? तो वधु शब्द है वो स्त्रीलिंग होने के कारण दीर्घ ऊ आया है इसके अंदर। अब इसको आगे करेंगे तो ये किस प्रकार से हो जाएगा? दयालंत हो जाएगा। यहाँ से अपने को ऊ प्राप्त हो जाएगा, इधर से आ प्राप्त हो ही रहा है अपने को। फिर गमन का गमन लिख देंगे।
गमन का गमन लिख देंगे। जब गमन का गमन लिख देंगे उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा, तो वह तो पूरा है। ऊ और आ के योग से किसका निर्माण हो रहा है, तो हलंत वह का निर्माण हो रहा है। हलंत वह का निर्माण हो रहा है, इनके योग से हलंत वह का निर्माण हो रहा है, परंतु ए अपनी मात्रा देगा यहाँ पे। तो फिर क्या, वह को हलंत लिखेंगे, उसके बाद वाह, फिर गमन शब्द है अपने पास तो गमन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, गमन शब्द लिख देंगे। तो इस प्रकार से किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो जो शब्द का निर्माण होगा वो वध्वा गमन शब्द का निर्माण हो जाएगा। शब्द किसका निर्माण होगा, वध्वा गमन का। तो इस क्वेश्चन को भी वो अगर एग्जामिनर पूछेगा तो पहले तो पूछेगा कि वध्वा गमन शब्द के अंदर संधि कौन सी है, तो संधि पूछेगा। तो संधि अपनी कौन सी हो जाएगी, तो संधि हो जाएगी अपनी यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। एक क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद अगर पूछता है कि वधु आगमन का संधि विच्छेद होगा, तो दूसरा क्वेश्चन अपना यह हो जाएगा वधु प्लस आगमन होगा, परंतु ऊ कौन सा होगा, तो दीर्घ होगा, क्योंकि वधु शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इस कारण से दीर्घ होगा। फिर पूछता है कि वधु प्लस आगमन के योग से, इन दोनों को दे देगा, इसके बाद बोल देगा इनके योग से शब्द निर्माण होगा, शब्द निर्माण होगा। तो इन दोनों के योग से किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो वध्वागमन शब्द का निर्माण हो जाएगा। तो ये तीन तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, और तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए। या तो पूछेगा कि वध्वागमन शब्द दे के पूछ लेगा कि इस शब्द के अंदर कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, यण स्वर संधि हो जाएगी। या फिर पूछेगा कि वधु प्लस आगमन के योग से किस शब्द का निर्माण होगा, तो वध्वागमन शब्द का निर्माण हो जाएगा। या फिर तीसरा पूछेगा कि वध्वागमन शब्द के अंदर कौन सी संधि है, तो यण स्वर संधि है। ये तीन तरीके से पूछ सकता है, वो तीनों बता दिए। नोट करके लिख लेना नीचे कि वधु शब्द है वो स्त्रीलिंग होने के कारण ऊ दीर्घ है। वधु शब्द स्त्रीलिंग होने के कारण ऊ दीर्घ है। अगर कोई शब्द स्त्रीलिंग होता है या पर्यायवाची होता है तो वहां पे दीर्घ आता है, न कि हर्षव आता है। ये ध्यान कर लेना, ये नोट लगा के ही लिख लेना चाहिए कि कोई भी शब्द अगर स्त्रीलिंग होता है या किसी का पर्यायवाची होता है तो वहां पे जो शब्द होता है, जो आता है आगे अपने को स्वर प्राप्त होता है, वो स्वर कौन सा होता है, हर्षव स्वर प्राप्त नहीं होता, दीर्घ स्वर प्राप्त होता है। स्वर के अंदर क्या होता है, तो हर्षव प्राप्त होता है। तो अगर वहां पे ई आ रही है तो ई कौन सी आएगी, अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो भी ई दीर्घ आएगी। अगर ऊ आ रहा है तो भी ऊ दीर्घ आएगा। अगर कोई पर्यायवाची शब्द है वहां पे ई आ रही है तो दीर्घ आएगी। अगर कोई पर्यायवाची शब्द है और वहां पे ऊ आ रहा है तो दीर्घ आएगा। चमू अंग, चमवंग, चमवंग, वह से पहले अर्धवर्ण आ रहा है, संधि कौन सी है, यण स्वर संधि है। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो चमू प्लस चमू किसका पर्यायवाची है, ऊ आया है, परंतु चमू क्या है, तो ये सेना का पर्यायवाची शब्द है। चमू सेना का पर्यायवाची है, इस कारण से ये दीर्घ है। यहाँ पे ध्यान कर लेना, ध्यान रखना ये, क्योंकि चमू शब्द है वो सेना का पर्यायवाची होने के कारण दीर्घ हुआ है। सेना का पर्यायवाची होने के कारण दीर्घ हुआ है। अब इसको आगे करेंगे तो यहां से मैं को हलंत कर देंगे, इधर प्राप्त क्या होगा, तो दीर्घ ऊ प्राप्त हो जाएगा। इधर अपने को ए प्राप्त हो रहा है, उसके बाद अंग को वैसा का वैसा लिख देंगे। ऊ और ए, इधर कौन सा ऊ प्राप्त हो रहा है, तो दीर्घ हो रहा है,
इधर असमान स्वर प्राप्त हो रहा है, निर्माण किसका हो रहा है, वह का निर्माण हो रहा है, और वह क्या है, हलंत है। जब ए मिलेगा तो वह पूरा हो जाएगा, ए मिलेगा तो वह पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे शब्द किसका निर्माण हो जाएगा, चमवंग। अब इसको पूछेगा, तो इसको पूछेगा कि चमवंग शब्द है उसका संधि विच्छेद होगा, तो चमू प्लस अंग होगा। क्या होगा, चमू प्लस अंग हो जाएगा, न कि चमू प्लस अंगी होगा। चमू प्लस अंग इसका संधि विच्छेद होगा। उसके बाद पूछेगा कि चमू है वो किसका पर्यायवाची हो सकता है या किसका पर्यायवाची है। अगर पूछता है चमू किसका पर्यायवाची है, तो किसका पर्यायवाची है, सेना का पर्यायवाची है वो चमू है। चमू का अर्थ भी सेना होता है, सेना का पर्यायवाची है चमू। उसके बाद पूछेगा कि चमू प्लस अंग के योग से किस शब्द का निर्माण होगा, तो चमुअंगी शब्द, चमुअंग शब्द का निर्माण हो जाएगा। चमू प्लस अंग के योग से किस शब्द का निर्माण होगा, चमुअंग शब्द का निर्माण होगा। या वो पूछ सकता है कि चमुअंग शब्द है उसके अंदर कौन सी संधि है, तो वह से पहले अर्धवर्ण मैं आ रहा है, तो संधि कौन सी है, तो संधि है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि है इसके अंदर, तो इसके अंदर जो संधि है वो है दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि। ये 3 क्वेश्चन है जो इससे पूछे जा सकते थे। री के साथ योग होगा, तीसरे उदाहरणों के अंदर देखें तो री के साथ जब योग होगा असमान स्वर का, तो निर्माण किसका होगा, तो निर्माण तो रे का होगा, परंतु लिखा क्या जाएगा, तो लिखा जाएगा त्रय। क्या लिखा जाएगा, त्रय लिखा जाएगा। अब री के साथ देखते हैं, री के साथ जब योग होता है तो क्या कंडीशन बनती है, तो असमान स्वर का तो योग होगा। री के साथ किस स्वर का योग होगा, असमान स्वर का योग होगा, असमान स्वर का स्वर। तो निर्माण किसका करेंगे, तो हलंत रह का निर्माण करेंगे। और लिखा क्या जाएगा इसकी जगह, तो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा त्रय, त्रय, ये लिखा जाएगा इसकी जगह, ये शब्द अपने को प्राप्त होगा। इसके बाद इसका उदाहरण देखें तो मात्रादेश, उसके बाद दूसरा देखें तो पित्रादेश, मात्रादेश, पित्र। इनका जब संधि विच्छेद करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा, तो हलंत रह प्राप्त होगा। तो ये किस प्रकार से लिखा जाएगा मात्रादेश, तो मात्र प्लस आदेश लिखा जाएगा। क्या, मात्र प्लस आदेश। और ये क्या लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा पित्र प्लस आदेश, पित्र प्लस है आदेश। और इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है, तो इस शब्द का तो अर्थ होता है माता का आदेश, माता का आदेश। और इस शब्द का जो अर्थ होता है पित्रादेश का, वो होता है पिता का आदेश, पिता का आदेश, आदेश। माता से जो आदेश प्राप्त होता है उसे अपने किस नाम से जानते हैं, तो उसे मात्रादेश के नाम से जानते हैं। पिता अगर कोई आदेश देता है तो उसे अपने किस नाम से जान सकते हैं, तो उसे पित्रादेश बोलते हैं। अब इसको आगे करें तो तय हलंत होगा। जब तय हलंत होगा तो अपने को यहां पे क्या प्राप्त होगा, तो यहां पे रह है और रह की जगह प्राप्त क्या करना है अपने को, तो रह की जगह क्या मिलना चाहिए, री मिलेगा अपने को। रह किसकी जगह लिखा जा रहा है, तो री की जगह लिखा जा रहा है। तो जब री की जगह लिखा जा रहा है तो अपने को प्राप्त क्या हो जाएगा,
री प्राप्त हो जाएगा। फिर इधर से क्या आ प्राप्त हो रहा है, फिर देश को देश का देश लिख देंगे। अब आगे क्या होगा, तो री के साथ असमान स्वर का योग हो रहा है, निर्माण रे का हो रहा है, हलंत रे इसके अंदर दिया गया है और लिखा क्या जा रहा है, तो त्रय लिखा जा रहा है, त्रय लिखा जा रहा है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो यहाँ पे जो लिखा गया है वो त्रा लिखा गया है। त्रा क्यों लिखा गया है, क्योंकि ए है वो इनके योग से हलंत रे का निर्माण होता है, परंतु रे लिखा नहीं जाता, लिखा क्या जाता है, तो त्रय लिखा जाता है, त्रय लिखा जाता है। और जब इसको अपनी मात्रा देगा आ, तो ये त्रा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, त्रा लिखा जाएगा। जब इसको लिखेंगे अब अपने वापस देवनागरी लिपि में, तो ये इसी प्रकार से लिखा जाएगा, मात्रा देश। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे तो यहां पे भी अपने को हलंत रे प्राप्त होगा। हलंत रे प्राप्त नहीं करते हैं तो इसकी जगह हलंत रे की जगह क्या मिल रहा है, अपने को री मिल रहा है। तो यहाँ पे री मिलने के बाद आगे आ मिल रहा है, इनके योग से शब्द का किसका निर्माण हो रहा है, हलंत रे का। लिखा क्या जाएगा, तो त्रय, और आ अपनी मात्रा देगा तो त्रा हो जाएगा। अब जब इसको लिखेंगे तो लिखा क्या जाएगा, पित्रा देश। क्या शब्द लिखा जाएगा, पित्रा देश लिखा जाएगा। मात्रा देश और पित्रा देश। अब एक क्वेश्चन तो वो ये पूछ सकता है कि मात्रा देश शब्द है उसके अंदर कौन सी संधि है, तो संधि कौन सी है, यण संधि है। लेकिन रे से पहले अर्धवर्ण दिखाई नहीं दे रहा, रे से पहले अर्धवर्ण तो दिखाई नहीं दे रहा, परंतु संधि कौन सी है इसके अंदर, तो यण संधि है। इसी कारण से यण संधि है वो संधि के अंदर सबसे मोस्ट हो जाती है। जो स्वर संधि है उनके अंदर सबसे मोस्ट संधि होती है, वो कौन सी होती है, तो संधियों के अंदर स्वर संधि के अंदर जो सबसे मोस्ट संधि होती है वो यण स्वर संधि होती है। क्योंकि यहाँ पे और तो सभी में समान दिखाई देते हैं, जो शब्द होता है जैसा होता है वैसा का वैसा लिखा जाता है, परंतु यण स्वर संधि के अंदर री के साथ जब असमान स्वर का योग होता है तो प्राप्त तो रह होता है परंतु लिखा त्रय जाता है। और अगर पूछ लेता है मात्रा देश शब्द के अंदर कौन सी संधि है, तो यण संधि है। त्रय जहां मिल रहा है ध्यान कर लेना, यण संधि है, क्योंकि मात्रा आदेश यहां पे री प्लस असमान स्वर के योग से रे का निर्माण हुआ है। रे जब तय के साथ मिला है तो त्रा का निर्माण हो रहा है यहां पे, तो लिखा क्या जाएगा, मात्रा आदेश। अगर पितृ आदेश तो पिता का आदेश। ये या तो इनके अर्थ पूछ लेगा या इनमें संधि पूछ लेगा। अर्थ पूछेगा तो मात्रा आदेश का क्या अर्थ होता है, तो माता का आदेश। पितृ आदेश का पूछता है तो पितृ आदेश का अर्थ क्या होता है, तो पिता का आदेश। क्या होता है, पिता का आदेश होता है, न कि पितृ का आदेश होता है। पितृ आदेश शब्द है उसका संधि विच्छेद होगा तो पितृ प्लस आदेश होगा, संधि विच्छेद। मात्रा देश का पूछता है तो मात्र प्लस आदेश होगा, संधि विच्छेद होगा वो मात्र प्लस आदेश होगा, मात्र प्लस है आदेश हो जाएगा। अब तीसरे तरीके से अगर पूछेगा तो वो पूछ सकता है कि मात्र प्लस आदेश जो संधि विच्छेद दे देगा, शब्द पूछ लेगा तो देगा मात्र प्लस आदेश के योग से किस शब्द का निर्माण होगा, तो मात्र प्लस आदेश के योग से जिस शब्द का निर्माण होगा वो किसका होगा, मात्रादेश का हो जाएगा। अगर पितृ प्लस आदेश दे के पूछता है कि शब्द निर्माण होगा तो किसका होगा, पित्रादेश होगा। उसी प्रकार पित्रालय, अगर उदाहरण आगे देखें तो आगे का उदाहरण है पित्रालय। तो पित्रालय के अंदर अगर संधि पूछता है तो कौन सी है, यण स्वर संधि है। पित्रालय के अंदर संधि तो यण स्वर संधि है, और इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो इसका भी पितृ प्लस आल्य हो जाएगा, आल्य। और पित्रालय शब्द का यहाँ पे अगर बाहर निकालेंगे इसको
तो यहाँ पे पार क्या आ रहा है, तो प्राप्त तो रह हो रहा है अपने को यहाँ पे, हलंत करेंगे तय को तो, परंतु है क्या है यहाँ पे दिखाई तो रह दे रहा है, परंतु है क्या है यहाँ पे, तो है री यहाँ पे, और इधर आ है। तो इधर जब आ है तो आ और री के योग से, री के साथ जब असमान स्वर का योग होता है तो रे का निर्माण करते आए हलंत रे का, और जब हलंत रे का निर्माण होता है तो लिखा क्या जाता है, तो त्रय लिखा जाता है। और जब आ यहाँ पे आएगा त्रय तो लिखा जाएगा, परंतु जब आ आएगा तो आ अपनी मात्रा देगा, तो ये वही शब्द बन जाएगा पित्रालय। किस शब्द का निर्माण होगा, पित्रालय। ये तीन उदाहरण मात्रादेश, पित्रादेश, पित्रालय, और तीनों के अंदर प्राप्त क्या हो रहा है, तो त्रय प्राप्त हो रहा है अपने को, त्रय दिखाई दे रहा है या त्रा दिखाई दे रहा है। और योग किन किन का हो रहा है, तो योग हो रहा है री के साथ असमान स्वर का योग हो रहा है, री के साथ असमान स्वर का योग हो रहा है। और शब्द का जो निर्माण हो रहा है आगे, वो किसका निर्माण कर रहा है, तो निर्माण कर रहा है, वो कर रहा है हलंत रय का, परंतु हलंत रय न लिखा जाके लिखा क्या जा रहा है, तो लिखा जा रहा है त्रय लिखा जा रहा है। और आगे की कंडीशन वही है, आगे वाला जो स्वर होता है वो अपनी मात्रा ही देता है। तो अगर ए होता है तो ए अपनी मात्रा देता है, आ होता है आ अपनी मात्रा देगा। तो उसी प्रकार से मात्रादेश, पित्रादेश, पित्रालय, मात्रानंद, जो त्रय वाले शब्द है या त्रा वाले शब्द होंगे उनके अंदर संधि यण संधि होगी। और जब इनका संधि विच्छेद करके देखेंगे तो उसके बाद पता चल जाएगा, क्योंकि त्रय के स्थान पर अगर ये हलंत रय प्राप्त हो रहा है तो किसका निर्माण कर रहा है, तो संधि कौन सी है, तो संधि है वो यण संधि है, ये ध्यान कर लेना। इसके बाद एक चीज नोट करके और लिखनी है आपको कि इसके अंदर अगर अपने को कुछ शब्द प्राप्त होते हैं जैसे अक्ष से, निस से, नोट करके लिख लेना इसके अंदर, जैसे अक्ष, निस, उसके बाद नोट करके क्या लिखना है, नोट करके लिखना है कि अगर किसी शब्द के अंत में अक्ष बचता है या निस बचता है, तो उस शब्द के अंत में अगर किसी शब्द के अंत में अक्ष प्राप्त होता है या निस बचता है तो उसके स्थान पर क्या लिखा जाता है, तो अक्ष के स्थान पर तो अक्ष ही लिखा जाएगा, निस के स्थान पर निशा लिखा जाता है। अक्ष के स्थान पर तो अक्ष ही लिखा जाएगा, निस के स्थान पर निशा लिखा जाएगा। यह भी अपने ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रख लेना। यण संधि के अंदर यह होता है, अगर अक्ष बचता है तो अक्ष ही लिखा जाता है, निस बचता है तो निशा लिखा जाता है। और एक चीज वो थी कि अगर कहीं पे पर्यायवाची आते हैं या स्त्रीलिंग शब्द आता है तो स्वर है वो दीर्घ आता है, न कि हर्षो आता है। तो आज का अपना टॉपिक था वो था यण संधि। यण संधि के अंदर कितने प्रकार से योग होता है या कितने नियम होते हैं यण संधि के अंदर, तो यण संधि के अंदर जो नियम होते हैं वो 3 होते हैं। कितने नियम है यण संधि के अंदर, तो यण संधि के अंदर जो अपने नियम है वो 3 नियम है। और 3 नियम कौन कौन से हैं, तो 3 नियम है वो है कि अगर हर्षवी ओब्लिक दीर्घी
ह्रस्वी और दीर्घी के साथ अगर असमान स्वर का योग होता है तो किस शब्द का निर्माण होता, किसका निर्माण करते हैं? योग से क्या बनता है? तो योग से जो बनता है वो है, अगर ह्रस्वी और दीर्घी के साथ योग असमान स्वर का होता है, असमान स्वर, तो जो निर्माण होता है असमान स्वर से वो किसका निर्माण करेंगे? तो ये तो हलंत य का निर्माण करेंगे। अगर यहीं पे ह्रस्व उ और दीर्घ उ के साथ असमान स्वर का योग हो रहा है तो हलंत व का निर्माण करेंगे। और अगर री के साथ असमान स्वर का योग हो रहा है तो निर्माण किसका कर रहे हैं? तो हलंत र का निर्माण कर रहे हैं, परंतु लिखा क्या जाता है? तो लिखा जाता है त्रय। लिखा क्या जाता है? त्रय लिखा जाता है। तो यण संधि के अंदर ये 3 नियम थे, ये 3 नियम थे। इसके बाद इसकी पहचान क्या थी? तो इसकी पहचान क्या थी? तो इसकी पहचान थी, वो थी कि ये व या रे से पहले, ये व रे से पहले अर्धवर्ण मिलेगा। अर्धवर्ण मिलेगा, वर्ण मिलेगा। तो यह व और रे से पहले अगर अर्धवर्ण मिलता है तो संधि कौन सी है? यण स्वर संधि है। फिर इसका एक नियम था संधि विच्छेद करने का, एक नियम, तो वो क्या था? तो संधि विच्छेद का नियम, संधि विच्छेद का नियम, तो संधि विच्छेद का नियम क्या था कि अर्धवर्ण को पूर्ण लिखते हैं, अर्धवर्ण को पूर्ण लिखते हैं, पूर्ण लिखते हैं, अर्धवर्ण को पूर्ण लिख देते हैं। तो और इनके साथ साथ क्या होता है? ये तीनों कंडीशन होती है। इनके साथ साथ एक चीज और होती है, वो क्या होती है कि आगे जो स्वर दिया गया होता है उसकी मात्रा लगा दी जाती है। आगे वाला स्वर अपनी मात्रा देता है, स्वर अपनी मात्रा देता है, मात्रा देता है। तो आज की संधि जो यण स्वर संधि थी उसके अंदर पहचान देखना चाहें तो पहचान थी ये व और रे अगर कहीं पे प्राप्त होता है और उससे पहले अपने को पहले वाला अर्धवर्ण प्राप्त हो रहा है तो संधि कौन सी है? यण स्वर संधि है। ये व या रे से पहले जब अपने को अर्धवर्ण प्राप्त हो रहा है तो संधि कौन सी है? यण स्वर संधि है। और अगर ई के साथ असमान स्वर का योग हो रहा है तो निर्माण किसका करेंगे? तो हलंत य का निर्माण करेंगे। अगर उ के साथ ह्रस्व या दीर्घ के साथ जब असमान स्वर का योग हो रहा है तो निर्माण किसका करते हैं? तो निर्माण हलंत व का निर्माण करेंगे या अधूरा व प्राप्त होगा, अपने को अर्धवर्ण के अंदर व प्राप्त होगा। और अगर री के साथ असमान स्वर का योग होता है तो निर्माण किसका होता है? तो री के साथ अगर असमान स्वर का योग होता है तो निर्माण होता है हलंत र का, परंतु हलंत र के स्थान पर लिखा क्या जाएगा? तो त्रय लिखा जाएगा। हलंत र के स्थान पर जो लिखा जाएगा वो त्रय होगा। उसके बाद पहचान बताई थी, तो पहचान वही है कि ये व या रे से पहले अगर अपने को अर्धवर्ण प्राप्त हो रहा है तो वहां पे संधि कौन सी होगी? तो ये व और रे से पहले जब अर्धवर्ण प्राप्त हो रहा है तो वहां पे संधि होगी यण स्वर संधि। उसके बाद एक संधि विच्छेद करने का नियम था, तो नियम क्या था? जो अर्धवर्ण दिया गया होता है उस अर्धवर्ण को अपने पूर्ण के अंदर लिख देते हैं और उसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। उसके बाद 2 चीजें और बताई थी
कि अगर दो शब्द बताए थे, अगर किसी शब्द के अंत में अक्स बचता है, निस बचता है, तो उनको क्या लिखा जाता है? तो उनको निस को तो निशा लिखा जाता है, अक्स को अक्सी लिखा जाता है। उसके बाद एक चीज और देखना चाहें तो एक ध्यान रखने वाली बात और है कि अगर कहीं पे भी अपने दीर्घ स्वर संधि के अंदर, संधि के अंदर अगर स्त्रीलिंग शब्द प्राप्त हो रहा है, अपने को संधि स्वर संधि है उसके अंदर अगर कहीं पे भी स्त्रीलिंग शब्द प्राप्त हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है? तो वहां पे जो स्वर होगा उसकी मात्रा है वो दीर्घ आएगी या दीर्घ स्वर आएगा। और अगर पर्यायवाची शब्द है किसी चीज का तो भी जो स्वर है वो दीर्घ आएगा, न कि हर्षव आएगा। तो आज की जो क्लास थी वो थी अपनी यण संधि की, और इसके बाद एक स्वर संधि के अंदर अयादी स्वर संधि एक क्लास और होगी। उसके बाद स्वर संधि अपनी कंप्लीट हो जाएगी और दूसरा प्रकार की जो संधि है व्यंजन संधि वो स्टार्ट करेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन भी दबा लेना, क्योंकि सेट सीईटी एग्जाम की जो क्लासें हैं वो अभी तक अपनी 4 क्लासेस स्टार्ट है। एक ज्योग्राफी वाली में एक क्लास आई है, जो अपनी आर्ट कल्चर के उसके अंदर 2 क्लासें अपलोड कर दी गई है। कंप्यूटर के उसके अंदर 7 क्लासें आ चुकी है। अपनी राजनीति विज्ञान की है तो राजनीति विज्ञान के अंदर ये 6 या 7 क्लासें अपलोड कर दी गई है। और हिंदी की है तो आज 7वें नंबर की क्लास चल रही है। तो अब एक शेड्यूल रहेगा कि एक हिंदी की क्लास, एक राजनीति विज्ञान की क्लास और एक जो अपने कंप्यूटर की क्लास है, वो तीनों की तीनों क्लास आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो 3 क्लासें तो अभी अपनी रनिंग में चल रही है, और जो बची क्लास राजस्थान ज्योग्राफी तो वो क्लास भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। आर्ट कल्चर की भी क्लास है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। जय हिंद, धन्यवाद।